हाँ, आज प्रमुख पर्वत और पहाड़ियाँ हैं। सबसे पहले ले रहे हैं आपके अजमेर में। अजमेर को देखा जाए इसमें तो आपके मेवाड़ को ये मारवाड़ से क्या करता है, अलग करने वाली पहाड़ी है वो कौन सी है? मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ, जो कहाँ पर है? अजमेर व राजसमंद को अलग करती है, जिसके बीच में स्थित है, मध्य अरावली में, ध्यान रखना। नाग पहाड़ी आ गई थी पहले ही, जिसमें क्या होता है आपके लूनी नदी का उद्गम होता है। फिर है तारागढ़ पहाड़ी, और क्या है? गट बीटली, दुर्ग है ना यहाँ पे, गट बीटली भी बोलते हैं इसको, और ये यहीं पर है। फिर देखो आगे आगे आपके पुष्कर में पहाड़ी है। पुष्कर में यहाँ नाम नहीं लिखा है, ध्यान रखना, नाम लिखना चाहो लिख लेना। पुष्कर में गोविंदगढ़ की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है नाले के रूप में? सरस्वती नदी निकलती है। और नागपहाड़ के पश्चिम से लूनी नदी। यहाँ देख लो एक बार, बात कर रहे हैं हम सबसे पहले अजमेर में। अजमेर की प्रमुख पर्वत या पहाड़ियों की बात करें तो जो मेवाड़ को मारवाड़ से अलग करता है वो पहाड़ी है कौन सी? मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ, जो कहाँ स्थित है? अजमेर वे राजसमंद को भी क्या करती है? अलग करती है, यानी इनके बीच में है, अजमेर वे राजसमंद के। फिर है नाग पहाड़ी। इस नाग पहाड़ी के पश्चिमी ढाल से आपके क्या निकलती है? सागरमती। पहले लूनी नहीं कहेंगे उसको। जब यहाँ नागपहाड़ के पश्चिम से, हाँ इसने लिख दिया लूनी है, लेकिन नाम यहाँ पर क्या रहता है? सागरमती। साबरमती वो है अलग, जो हम पढ़ रहे थे अभी 2 दिन पहले। तो यहाँ से नागपहाड़ के पश्चिम से निकलती है आपके क्या? सागरमती। और सागरमती की ये धारा थोड़ी सी आगे बढ़ती है, तारागढ़ से आगे। तब यहाँ पुष्कर में गोविंदगढ़ पहाड़ियों से एक नदी नाले के रूप में निकलती है, जिसका नाम है सरस्वती। तो ये सागरमती और सरस्वती जब दोनों इंक्लूड हो जाती है, मिल जाती है, तब ये कहलाती है लूनी नदी। ठीक है, ये हो गया अजमेर। हाँ, ये भी ध्यान रखना, नाग पहाड़ी, इसे तारागढ़ और क्या कहते हैं? गट बीटली भी कहते हैं। फिर हम लेते हैं आपके दौसा में। दौसा कहाँ स्थित है? देवगिरी पहाड़ी पे दौसा का किला, सॉरी आया था एक बार, लिखा है था मैंने। तो देवगिरी पहाड़ी से याद रखना, दौसा का जो किला है वो इसी पहाड़ी पर स्थित है। फिर बात करते हैं बूंदी। बूंदी में हम चर्चा की थी हमने। बूंदी में अरावली को क्या कहा जाता है? आडा वाला पर्वत, या फिर क्या कहते हैं? आडा हुल्ला पर्वत। क्लियर है? फिर यहाँ आ जाओ, देखें अजमेर के बाद ये आ जाता है आपके क्या? पाली। पाली में यहाँ पे आपके सबसे पहले पहाड़ी है सारण पहाड़ी, सेंद्रा पहाड़ी यानी सर्पिलाकार पहाड़ी, जो मैंने टेस्ट में भी दी थी। हाँ, और फिर एक है आपके नानी सीढ़ी की पहाड़ी, और इस नानी सीढ़ी की पहाड़ी पर क्या है आपके? सोजत का किला यानी दुर्ग स्थित है। ये ध्यान रखना, ये सवाल आया हुआ है। नानी सीढ़ी की पहाड़ी कहाँ स्थित है? सोजत में है। और सोजत खुद कहाँ है? पाली में। और सोजत की मेहंदी प्रसिद्ध है, सभी को पता है ना, खासकर लड़कियों को तो पता होनी चाहिए। और ये जो सारण की पहाड़ी है मीनाक्षी, यहाँ देखो, इस सारण की पहाड़ी पर आपके किसकी छतरी बनी हुई है? राव चंद्रसेन की, जिसे मारवाड़ का क्या कहा जाता है? भूला बिसरा राजा कहा जाता है, जिसने अकबर की अधीनता मानने से क्या कर दिया? इनकार कर दिया, और नागौर दरबार लगाया था अकबर ने। तो राव चंद्रसेन यहाँ से उठकर चला गया कि मैं आपकी अधीनता स्वीकार नहीं करूंगा। तो इसे मारवाड़ का प्रताप भी कहा जाता है, ध्यान रखना। मेवाड़ का प्रताप महाराणा प्रताप, मारवाड़ का प्रताप राव चंद्रसेन। और भी शायद थोड़े दिन पहले राव चंद्रसेन की जयंती भी थी, अखबार में आई थी पूरी फोटो, फ्रंट पेज पे आई थी। हाँ, फिर देखो, फिर ले रहे हम राजसमंद को। राजसमंद में कुछ महत्वपूर्ण पहाड़ियां हैं, मनपुल, बावे, हेमकूट की पहाड़ी। हेमकूट की पहाड़ी कहाँ है? कुंभलगढ़ में। फिर है खमनोर की पहाड़ी, ये भी राजसमंद में है। और इसी पहाड़ी से आपके बनास नदी का क्या होता है? उद्गम होता है।
फिर ये आपके बिजराल ग्राम की पहाड़ी, यहां से क्या निकलती है आपके खारी नदी निकलती है। इसलिए मैंने एक दिन सवाल पूछा था, खारी नदी किस अपवाह तंत्र का हिस्सा है? एक ध्यान रखना, एक सांबर झील में भी खारी नदी गिरती है, वो आंतरिक अपवाह तंत्र का हिस्सा है। फिर देखो, और ये खारी किसका है बताओ देखें। है बंगाल खाड़ी का है, क्योंकि मेन यहाँ नदी कौन सी है? बनास। और बनास किस में मिलती है? चंबल में। चंबल किस में मिलती है? यमुना में। और यमुना गंगा में। क्लियर है? हाँ, इस हेमकूट की पहाड़ी पर क्या है आपके? नील हिमवंत या गंधमादन। क्या है भैया, मेरे को आइडिया नहीं है, पता है क्या किसी को? नाम मैंने भी पहली बार सुना आज, नया मैटर है, ध्यान रखना। अगर आ जाए नील हिमवंत या गंधमादन किस पहाड़ी से संबंधित है, तो हेमकूट की पहाड़ी से संबंधित है। हाँ बोलो, आगे बढ़े। कोई डाउट हो तो अभी पूछ लेना। तो ऑलमोस्ट आपके अरावली वाला पार्ट क्या हो चुका है? कंप्लीट हो चुका है। अब ले रहे हैं हम राजस्थान का तीसरा भौतिक प्रदेश, जिसका नाम है पूर्वी मैदान। पूर्वी मैदान की अगर हम चर्चा करें तो ये विश्व में किसका हिस्सा है? भाग है, तेटिस सागर का है। और भारत में देखें तो उत्तर के विशाल मैदान का हिस्सा है। और समय की दृष्टि से देखें तो राजस्थान के भौतिक प्रदेशों में जो बनने का क्रम है, बना सबसे बाद में बना, इसलिए ये क्या है? सबसे नवीनतम है। तो जल्दी से बताओ दूसरा नवीनतम कौन सा है? सबसे प्राचीन अरावली, दूसरा प्राचीन हाड़ौती का पठार, तीसरा पश्चिमी मरुस्थल, और चौथा ये पूर्वी मैदान जो प्लीस्टोसीन काल में बना था। ये देखो लिखा ना, प्लीस्टोसियन युग में। और इस पूर्वी मैदान का ढाल देखें भावेश तो कैसा है? पश्चिम से पूर्व, यानी ये पश्चिम है और नदियां सारी कहाँ जा रही है? पूर्व की ओर जा रही है। इसका मतलब पूर्व की ओर जा रही है तो यहाँ की मुख्य नदी है आपके क्या? चंबल। चंबल इन सभी नदियों का जल लेती है और खुद यमुना में मिल जाती है, और यमुना गंगा में, और गंगा जाती है बंगाल की खाड़ी में। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो मेन चीज ये ध्यान रखना, इसमें पूर्वी मैदान के जिलों की संख्या लिखी हुई है। कितने जिले? 10। ज्यादा तो हो गए, लेकिन ये अभी डिसाइड नहीं हुआ है। क्योंकि जैसे मान लो नदी है, मान लो अपने नागौर में वैसे नदी नहीं है, ये तो छोटी मोटी होगी, कोई कोंडलू गांव से निकलती है ना, हाँ जोजड़ी, तो वो क्या पूरे नागौर से हेडक्वार्टर से होकर बहती है क्या? नहीं। अब जिन जिन जिलों से जो जिले अलग हुए, अगर हल्का सा भी पार्ट नए जिलों का आ रहा है तो हम यहाँ पर संख्या में क्या कर देंगे? बढ़ोतरी कर देंगे। लेकिन अभी तक अधिसूचना में अभी इसके बारे में कुछ नहीं लिखा गया है। जैसे ये आपके भरतपुर से अलग हुआ कौन? डीग। तो भरतपुर की नदी कौन सी है? बाणगंगा। लेकिन अब डीग वाले पार्ट में बाणगंगा का अफवाह क्षेत्र आ रहा है या नहीं आ रहा, उसका डिसीजन वो लेंगे, उसके बाद ही लिखेंगे। जब तक आप क्या मानोगे, 10 जिलों में आपके क्या स्थित है? पूर्वी मैदानी प्रदेश है। जिलों के नाम भी याद रखना, बांसवाड़ा से तो कोई अलग नहीं हुआ, क्लियर। सवाई माधोपुर और करौली से अलग हुआ था कौन? गंगापुर सिटी। धौलपुर से कोई अलग हुआ? नहीं हुआ। भरतपुर से डीग, अलवर से खेरतल तिजारा, और अजमेर से जयपुर से कोटपुतली बहरोड, और दुद्दू जयपुर ग्रामीण। यही है मामला, ठीक है। ये अपन बाद में ऐड करेंगे, क्योंकि जयपुर से ही क्या हो रहा है आपके? बाणगंगा नदी का उद्गम हो रहा है बेराट की पहाड़ियों से। तो अब ये देखना है कि इस बेराट की पहाड़ियों वाला पार्ट दुद्दू में आ रहा है या नहीं आ रहा है, या जयपुर ग्रामीण में आ रहा है या नहीं आ रहा है। और फिर अजमेर से आपके ब्यावर और केकड़ी। तो अब देखो मेरे हिसाब से जो बनास नदी का जो मेन एरिया है वो शायद अब केकड़ी में है।
जहां तक आइडिया है, मैं बता रहा हूँ, पढ़ा हुआ है जब तक, तो पहले केकड़ी किस में थी? अजमेर में थी। लेकिन अब केकड़ी नया जिला बन गया है, तो मुझे नहीं लगता अब अजमेर का नाम आएगा। लेकिन पूर्वी मैदान में और भी तो बहुत सारी नदियां हैं जो अजमेर से निकल रही हैं, तो अजमेर भी आएगा। केकड़ी का हम जो डाउट है वो उसका क्लियर कर देंगे, ब्यावर और केकड़ी का। क्लियर है यहां तक? आगे बढ़े। अनु, नींद तो नहीं आ रही है? हाँ, चलो। फिर अगर बात करें क्लाइमेट की, कि पूर्वी मैदान की जलवायु कैसी है? आर्द्र है। वर्षा की मात्रा की बात करें तो 50 से 80, ध्यान रखना 50 से अगर 75 लिखा हुआ ऑप्शन में तो 50 से 75 भी सही माना जाएगा, लेकिन अभी ये ट्रेंड चल रहा है 50 से 80 का। फिर बात करें पूर्वी मैदान की प्रमुख फसलें, गेहूं, जौ, चना और सरसों। नदियों की बात करें तो 4 महत्वपूर्ण नदियां हैं जो इस मैदान में बहती हैं और जलोढ़ मृदा यानी एलुवियल सॉइल मृदा का निर्माण करती है, जिसमें बनास, बाणगंगा, चंबल और माहिम। फिर अगर बात करें कि इस पूर्वी मैदान से एनएच कौन सा गुजरता है, तो 71B और 919, ये इसका नया नाम है, ध्यान रखना। और ये क्या है? सबसे छोटा एनएच है, ये सबसे छोटा एनएच। फिर पूर्वी मैदान में अगर देखे जाए तो आपके यहाँ पर क्या है? अभ्यारण्य उद्यान है। तो बताओ रणथंभौर कहाँ है? सवाई माधोपुर में। ये बताओ अभ्यारण्य है या उद्यान है? राष्ट्रीय उद्यान है। क्या कर रहे हो? हाँ, ओबली करके लिख दिया तो ये नहीं यार, उद्यान और अभ्यारण्य एक ही नहीं, अलग अलग है। और केला देवी राष्ट्रीय उद्यान है ये भी। सरिस्का क्या है? ये अभ्यारण्य है, ये ध्यान रखना। अब पूर्वी मैदान के उपभाग देख लो, ये नदियां दिख रही है आपको, ये जो दिख रही है वो है आपके चंबल, ये चंबल जा रही है। और ध्यान रखना ये एक अपवाद नदी है जो दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है, जबकि अभी हमने ढाल कैसा लिखा था? पश्चिम से पूर्व की ओर बहना चाहिए, लेकिन ये अपवाद है जो ढाल के विपरीत दक्षिण से उत्तर की ओर बहती हुई यमुना में मिल जाती है। फिर ये देखो नीचे, ये आपके माही नदी जो यहाँ बांसवाड़ा और या डूंगरपुर से होकर गुजरती है, और यहीं से आपके क्या गुजरती है? ये मान लो कर्क रेखा। तो ये नदी क्या करती है? कर्क रेखा को 2 बार काटती है, अंग्रेजी के उल्टे यू अक्षर से। ये सवाल भी काफी बार आया हुआ है, ध्यान रखना। और जब काट देती है, और मैं यहां बना दूं ये, अब देखो क्या बन रहा है, ये अंग्रेजी का ए अक्षर बन रहा है, ये भी ध्यान रखना। हाँ, फिर बात करते हैं बनास। अभी हमने पढ़ा था कहां से निकलती है? खमनोर की पहाड़ियां। कहाँ है ये? राजसमंद में। यहां से निकलती है और बहती हुई क्या आ जाती है? चंबल में मिल जाती है। और ये आपके बाणगंगा। यहाँ पे ये थोड़ा डायग्राम गलत बना हुआ है, ध्यान रखना। हालांकि पहले के हिसाब से ये सही था। बाणगंगा अब अपना पानी यमुना में नहीं ले जाती है, ये भरतपुर में ही क्या हो जाती है? लुप्त हो जाती है। इसलिए इसे रुंडित या अवरोधी नदी या आंतरिक अफवाह तंत्र का हिस्सा मानते हैं। लेकिन अगर सवाल आ जाए बाणगंगा किस अफवाह तंत्र का हिस्सा है, तो ध्यान रखना आपका आंसर बंगाल खाड़ी ही होगा, क्योंकि पहले तो जाती थी ये, लेकिन अब नहीं जा रही है वर्तमान में। क्लियर है? आगे बढ़े। अब देखो यहाँ ये डाउट मत रखना कि सर आप ये नहीं बता रही है कहाँ से निकल रही है। ये हम नदियों वाले पार्ट में पूरा बारीकी से करेंगे, विथ मानचित्र, कहाँ इन नदियों के ऊपर डैम बने हुए हैं, वो डैम भी इसमें आ जाएंगे। फिर बात करते हैं बनास नदी बेसिन की। तो पिडमांट, जो मैं पहले भी लिखा चुका हूं, पिडमांट, अगर पिडमांट मैदान नाम आ जाए तो ये किससे संबंधित है? बनास बेसिन या बनास नदी से संबंधित है। और इसी बनास नदी में मालपुरा करौली का मैदान है। तो करौली का मैदान का मतलब करौली में नहीं है,
समझे आप? हाँ, बनास नदी के उत्तरी पूर्वी भाग को क्या कहा जाता है? मालपुरा करौली का मैदान कहा जाता है। तो ये देखो, ये क्या है आपके, ये बनास नदी है। तो बनास नदी का ये डायरेक्शन के हिसाब से कौन सी दिशा है? उत्तरी पूर्वी दिशा। इस उत्तरी पूर्वी दिशा को क्या कहते हैं? मालपुरा करौली का मैदान कहते हैं। और ये नाम दिया था किसने? ए एम हेरोन ने। और ए एम हेरोन ने इस मालपुरा करौली के मैदान को क्या कहा? थर्ड पेनी प्लेन। अब जिनके ज्योग्राफी थी उनको तो अभी पता चल जाएगा ये है क्या पेनी प्लेन। आसा उषा नदी 3 अवस्थाओं से होकर गुजरती है, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और जीर्णावस्था। तो ये जीर्ण अवस्था का पार्ट है, ध्यान रखना, जिसे डेविस मोदे ने क्या कहा? पेनी प्लेन या समप्राय मैदान कहा। तो ये जो मालपुरा करौली का मैदान है वो लगभग कैसे हो चुका है? अब फ्लैट हो चुका है, समतल हो चुका है। कहीं कहीं बीच में क्या है? कुछ अवशिष्ट पहाड़ियां हैं। उन पहाड़ियों को यहाँ क्या कहते हैं? पिडमांट, यानी एक बेसिन के हिसाब से यहाँ पर दिखाई देता है। फिर एक अच्छा सवाल और बनता है कि बनास नदी के दक्षिण वाले भाग को किस मैदान के नाम से जाना जाता है? मेवाड़ के मैदान के नाम से जाना जाता है। और मेवाड़ का मैदान बनास नदी के दक्षिण भाग में है, लेकिन यहाँ पर पर्टिकुलर 2 जिले हैं, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़। तो मेवाड़ का मैदान कहाँ स्थित है? भीलवाड़ा से लेकर चित्तौड़गढ़ के जो बीच वाला एरिया है, जहां चंबल नदी का क्या है? दक्षिणी पार्ट आता है, उसे मेवाड़ का मैदान कहते हैं। फिर है पूर्वी मैदान में, बनास में ही खेराड़, खेराड़ में है भीलवाड़ा जहाजपुर क्षेत्र। और फिर है माल खेराड़, खेराड़ अलग है और माल खेराड़ कहाँ है? मालपुरा टोंक में है। ये सवाल बहुत अच्छे बनते हैं, ध्यान रखना। और ये अधीनस्थ बोर्ड यहीं से सवाल उठाता है, जो शायद आप लोगों ने पहले पढ़े ही नहीं होंगे। कि ये तो पढ़ा होगा मालपुरा करौली का मैदान बनास नदी में है, लेकिन है कहाँ? वो सवाल अब ऐसे बनाएगा कि बनास नदी के उत्तरी पूर्वी भाग को किस मैदान के नाम से जाना जाता है? मालपुरा करौली के मैदान के नाम से जाना जाता है। ए एम हेरोन ने मालपुरा करौली के मैदान को क्या कहा? तृतीयक पेनी प्लेन। पेनी प्लेन का मतलब होता है एकदम समतल वाला पार्ट, मैदानी भाग, समप्राय मैदान। क्लियर है? आगे बढ़े। अच्छा, एक ऊपर और है ना, ये यहाँ पर तो कुछ नहीं है, नदियों के अभी उपनाम है, हम नदियों में वापस इसे पढ़ लेंगे। बनास को और क्या कहते हैं? वन की आशा, वर्णाशा या वशिष्ठी कहते हैं। ये इस नदियों के उपनाम है। और अधीनस्थ बोर्ड सबसे ज्यादा यही पूछता है, निम्न में से वन की आशा किस नदी का उपनाम है या प्राचीन नाम है? हर बार एक एग्जाम में एक सवाल अधीनस्थ बोर्ड नदियों का प्राचीन नाम या उपनाम से संबंधित पूछता है। और फिर है ये आपके बाणगंगा, बाणगंगा कह दो, या फिर इसे अर्जुन की गंगा भी कहते हैं, या फिर इसे और क्या कहते हैं? ताला या रुंडित नदी भी कहते हैं, जो जयपुर, दौसा और भरतपुर में बहती है। और इसका पूरा पार्ट कहता है सर्वाधिक फर्टिलाइज वाला, यानी सर्वाधिक उपजाऊ वाला क्षेत्र है ये बाणगंगा का। पता ही है सबको, बताने की आवश्यकता नहीं है। या बताऊं पूरा अर्जुन की गंगा क्यों कहते हैं? पता है ना सबको? महाभारत युद्ध हुआ था, पता है सबको भावेश? तो फिर युद्ध तो हुआ है, हो गया कब का ही होता है। हाँ, जब युद्ध हुआ था और भीष्म पितामह, ये कुरुक्षेत्र वाला एरिया पूरा ही ध्यान रखना। ये जो बाणगंगा वाला जो एरिया है ना, ये हरियाणा वाले पार्ट कुरुक्षेत्र को छूता है। ये पूरा एरिया क्या कहलाता है इधर? कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र में हुआ था महाभारत। हाँ, जब भीष्म पितामह को अर्जुन ने बाणों की सैया पर लेटा दिया, तो रोज शाम को युद्ध समाप्त होने के बाद सब जाते थे इनके पास। हाँ, मरे नहीं थे वो, क्योंकि उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, यानी जब तक उनकी खुद की इच्छा नहीं होगी उन्हें कोई मार नहीं सकता। तो बाणों की सैया पर लेते थे। तो दुर्योधन भी जाता था अपनी टीम को लेकर, और शाम को अर्जुन और उसके बड़े भाई भीम वगैरह सारे जाते थे धर्मराज। शाम को युद्ध का भी नियम था, सांझ होते ही युद्ध बंद। तो सब जाते थे, हाँ भीष्म पिता कैसे हो? किसी ने ये नहीं पूछा भीष्म पिता कुछ चाहिए तो बताओ। दुर्योधन तो आता
गुस्से गुस्से में बकवास करके निकल जाता। लेकिन ये जो पांडव थे वो आते थे रोज शाम को और प्रणाम करके हर बार ये पूछते, पितामह आपकी कोई इच्छा है तो हमें बताओ। तो उन्होंने कहा, पुत्र मुझे बार बार प्यास लग रही है, तो आप मेरे लिए पानी की व्यवस्था कर दो यहाँ। तो अर्जुन ने एक बाण चलाया और यहाँ से एक नदी का जन्म हुआ। इसीलिए इसे किंवदंतियों या फिर महाभारत के अनुसार क्या कहा जाता है, अर्जुन की गंगा कहा जाता है। अब ज्यादा आपने को महाभारत के डिटेल में नहीं जाना है, वरना अपने यहाँ महाभारत स्टार्ट हो जाएगी। फिर है चंबल नदी। चंबल नदी यहाँ आ जाता, देखो आपके विंध्याचल पर्वतमाला नीचे यहाँ एमपी में, और विंध्याचल पर्वतमाला की जनापाव पहाड़ी से ये निकलती है और निकलकर दक्षिण से उत्तर की ओर बहती हुई राजस्थान में एंटर होती है और अंत में उत्तर प्रदेश में इटावा नामक जो मथुरा है, मथुरा में इटावा क्षेत्र है, वहां पर ये किसमें मिल जाती है, यमुना से मिल जाती है। इस चंबल नदी के कुछ उपनाम है। इसे चर्मवती, कामधेनु, नित्यवाहिनी, सदावाहिनी, मालव गंगा या 12मासी नदी भी कहते हैं। और चंबल के कुछ क्षेत्र हैं, बीहड़ क्षेत्र सर्वाधिक जो कहाँ है, धौलपुर में। डांग क्षेत्र करौली में है, और डांग की रानी भी किसे कहते हैं, करौली को कहते हैं, और डांग का राजा धौलपुर को। और इसी चंबल बेसिन में आपके क्या है, बैडलैंड टोपोग्राफी, जिसे हिंदी में उत्खात भूमि क्षेत्र कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये जो चंबल नदी है ना, गुल एरोजन करती है, यानी अवनली का अपर्दन, जिसके कारण इस पूरे पार्ट में चंबल नदी के क्षेत्र में क्या बन गए हैं, धरातल में गहरे 5 से 10 मीटर तक गहरे नाले बन गए, गुफा जैसे। इसीलिए इस पूरे क्षेत्र को क्या कहते हैं, उत्खात क्षेत्र। अब गड्ढे बन गए तो ये कृषि के लिए भी कुछ काम का नहीं, इसलिए इसे बेकार भूमि भी कहते हैं। बेकार भूमि है इसलिए इसे बैडलैंड टोपोग्राफी भी कहते हैं। और ये जितने भी बीहड़ क्षेत्र हैं चंबल के, उन्हें डाकुओं की शरण स्थली कहा जाता है। भूल भुलैया वाला क्षेत्र है जो केवल डाकू ही जानते हैं यहाँ के रास्ते, और कोई नहीं जानता। फिर है यहाँ का एक महत्वपूर्ण, क्या लिखा है, कंदरा क्षेत्र। हाँ, कंदरा का मतलब होता है गुफा। गुफा मतलब ये अवनली का अपर्दन करती है ना, तो वो नाले गुफा के जैसे बन जाते हैं। और ये कंदरा या गुफाएं सर्वाधिक कहाँ है, कोटा में। बीहड़ क्षेत्र सर्वाधिक धौलपुर में, और कंदरा सर्वाधिक क्षेत्र कोटा में। मीनाक्षी को नींद आ गई है ना, कोई बात। अब हम तीसरी नदी ले रहे हैं, माई बेसिन। माई बेसिन, माई को क्या कहा जाता है, बागड़ की गंगा, आदिवासियों की गंगा या कांठल की गंगा भी कहा जाता है, या फिर दक्षिण राजस्थान की से स्वर्ण रेखा नदी भी कहा जाता है। 56 बेसिन काफी बार पूछा गया है, ध्यान रखें इसका। बांसवाड़ा प्रतापगढ़ में है मेन तो, और कभी कभी अगर देखो 2 के जोड़े आए ना, 2 के जोड़ों में तो देखो मेन तो यही आएगा, बांसवाड़ा और डूंगरपुर, ध्यान रखना। लेकिन अगर 3 का जोड़ा है तो वहां पर आपके कौन इंक्लूड होगा, प्रतापगढ़ भी इंक्लूड होगा। तो जोड़ों पे ध्यान रखना, 2 के जोड़े हैं ऑप्शन में या फिर 3 के जोड़े हैं। फिर माई बेसिन में कांठल का अर्थ होता है किनारा, और किनारा भी किसका, माही नदी के जो किनारे हैं दोनों तरफ, उन्हें क्या कहा जाता है, कांठल। कहां पर, प्रतापगढ़ में। जबकि एक कांठल हो गई, एक वागड़ डूंगरपुर में। तो माही नदी के 2 किनारे, प्रतापगढ़ में तो इन्हें क्या कहते हैं, कांठल, और डूंगरपुर में वागड़। और यहाँ पर हम पहले ही पढ़ चुके हैं, कांठल का ताजमहल किसे कहते हैं, काका जी की दरगाह, जो प्रतापगढ़ में ही है। और ये सवाल भी पूछा गया, काका जी की दरगाह कहाँ स्थित है। और फिर है बांगड़ क्षेत्र पूछे तो वो पर्टिकुलर कहाँ है, डूंगरपुर प्लस बांसवाड़ा में स्थित है। ये रहा आपके माही नदी का पूरा क्षेत्र। अब है आपके राजस्थान का अंतिम भौतिक प्रदेश, जिसे दक्षिण पूर्वी पठार या फिर हाड़ौती का पठार कहते हैं। तो अगर विश्व के संदर्भ में पूछे कि हाड़ौती का पठार किसका अवशेष या भाग है, तो ये गोंडवाना लैंड का भाग है। और भारत में प्रायद्वीपीय पठार का, समय की दृष्टि से देखें तो राजस्थान के जो 4 भौतिक प्रदेश जो बने हैं,
उसमें दूसरा प्राचीन, यानी अगर प्राचीन से चले तो ये तीसरे नंबर पे है और नवीन से चले तो ये दूसरे नंबर पे। समझ रहे हो इस चीज को? हाँ, इस चीज को समझ लेना। आया समझ में? मुझे लग रहा है इनको नहीं आ रहा पीछे। हाँ, इनको नहीं आया। मुझे ना शकल देखती पता चल जाता है मामला गड़बड़ है। देखो मेरी बात सुनो, राजस्थान के कितने 4 भौतिक प्रदेश हैं? सबसे प्राचीन यानी राजस्थान में सबसे पहले क्या चीज बनी? अरावली। दूसरे नंबर पर कौन बनी है? अब इसको क्या है, सारे कंफ्यूज हो रहे हैं। वो चार्ट निकालो और देखो, उसमें ऐसे कंफ्यूज मत हो। एक चार्ट लिखो ऐसा। हाँ तो है, तभी तो मैं देख रहा हूँ कितना कॉन्फिडेंस है इसमें। थोड़ा सा मैं रुकते ही हाँ शायद कोई दूसरा होगा, ऐसे वहां एग्जाम में नहीं करना है। हाँ, दूसरा प्राचीनतम, हाँ हाड़ौती का पठार, और तीसरा मरुस्थल, और चौथा नवीनतम जो अभी हमने पढ़ा है। तो ये जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ है ये तो प्राचीन से नवीनतम है। अगर इनको उल्टा पढ़े वहां तो नवीनतम से क्या हो जाएंगे? प्राचीन हो जाएंगे। तो मैं पूछ रहा हूं दूसरा प्राचीनतम, दूसरा नवीनतम थार का मरुस्थल। अब वही सीक्वेंस समझ में? जो चार्ट बनाया ना मैंने, उसको आप प्राचीन से नवीनतम पढ़ोगे और नवीनतम को वापस प्राचीनतम पढ़ लो, उल्टा हो जाएगा उसका, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, फिर बात करते हैं किस युग से संबंधित है? क्रिटेशियस युग से संबंधित है। और मैंने इंडियन ज्योग्राफी में स्पष्ट नोट देके लिखा था, दक्कन का लावा ट्रेप क्रिटेशियस काल में प्रायद्वीपीय भारत के क्षेत्र में क्या हुए थे? दरारी ज्वालामुखी उद्भेदन प्रक्रिया संपन्न हुई थी, जिसके कारण प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र में क्या हो गए? लावा पठार का निर्माण हुआ। और दक्कन के लावा पठार का भाग है कौन? आपके मालवा का पठार। और मालवा पठार का ही उत्तरी पूर्वी भाग राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग में प्रवेश कर चुका है, और उसी को क्या कहते हैं हम? हाड़ौती का पठार कहते हैं। इसीलिए तो कहते हैं ना, हाड़ौती के पठार में काली मृदा पाई जाती है। तो काली मृदा आई कहां से है? ये क्रिटेशियस युग का है। और ये किससे संबंधित है? भारत में प्रायद्वीपीय पठार से। फिर अगर ढाल की बात करें भावे, तो दक्षिण से उत्तर व उत्तर से उत्तर पूर्व, ये ध्यान रखना सामान्य ढाल है इसका। पर्टिकुलर एक नदी के लिए हम बात नहीं कर रहे हैं, चंबल के लिए, क्योंकि यहाँ चंबल भी तो चल रही है जो सीधा कहाँ जा रही है? दक्षिण से उत्तर जा रही है। लेकिन बीच में खूब सारी नदियां हैं जिनका ढाल कैसा है? दक्षिण उत्तर, उत्तर से उत्तर पूर्व, यानी ये यमुना में जाकर मिल जाती है। और फिर याद रहे तो ठीक है, ये हाड़ौती के पठार का क्या है? अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है। हालांकि कभी पूछा नहीं गया ये, लेकिन फिर भी एक बार रिपीट मार लेना। रिपीट मारने से अपने पैसे नहीं लगते। क्या पता अधीनस्थ बोर्ड है, क्योंकि वो हमेशा ऐसे ही सवाल पूछता है जो कभी आए ही नहीं गए। जैसे अभी हम आगे पढ़ेंगे जीबीटी। मैं बता देता हूं 2016 से पहले मनफूल ये सवाल ना तो किसी गाइड में लिखा हुआ था और ना ही किसी बुक में लिखा हुआ था। बुक का मतलब पर्टिकुलर जो ज्योग्राफी की किताब है उसमें तो ये लिखा हुआ था, लेकिन पनोरमा है, लक्ष्य है, उनमें कहीं नहीं लिखा था जीबीटी कहाँ स्थित है। लेकिन जैसे ये सवाल आया, सब कोचिंग क्लासों ने और जितनी भी गाइडें पब्लिश होती है सब ने ये लिख दिया, जीबीटी अरावली और विंध्याचल के बीच में स्थित है। आगे बढ़े। इसमें स्पीड से ले लेते हैं। क्लाइमेट की बात करें तो अति आर्द्र, क्योंकि देखो पश्चिम से पूर्व की ओर चलते हैं तो क्या होती है? वर्षा की मात्रा बढ़ती जाती है, और पूर्व से पश्चिम की ओर जाएंगे तो वर्षा की मात्रा घटती जाएगी। और अगर पश्चिम से पूर्व की ओर चले तो टेम्परेचर क्या रहेगा? घटता जाएगा। और पश्चिम से पूर्व की ओर चले तो पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होगी? बढ़ती जाएगी। ये भी सवाल बनते हैं, ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ, मिट्टी की बात करें काली, और वैज्ञानिक भाषा में इसे वर्टिसोल कहते हैं। ध्यान रखना, वर्टिसोल वर्ड आ जाए
तो समझ लेना ये काली मिट्टी की बात कर रहा है, और काली मिट्टी अपने कहाँ है? हाड़ौती के पठार में। फिर यहाँ की प्रमुख फसलें हैं सोयाबीन, कपास, और यहाँ थोड़ी इस काली मिट्टी में काले सोने यानी अफीम की खेती भी यहाँ पर की जाती है, ध्यान रखना। हाँ, जो कानूनन प्रतिबंध है। और प्रमुख नदियों की बात करें, चंबल, पार्वती, काली सिंध, परवन, आहू और मेज। और इस मेज नदी पे आपके एक डैम बना हुआ है, मेजा बांध। क्यों फेमस है? मिट्टी से बना बांध है, ध्यान रखना, राजस्थान में ये सवाल आया हुआ है। और फिर बात करते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग यानी NH-12, या इसे हम नए नाम में कह सकते हैं 76/27, और यहीं से आपके क्या है? पूर्वी और पश्चिमी गलियारा यहां से निकलता है, मिलता नहीं है, केवल निकलता है। अरिंदर जी लेट तो नहीं हो रहे? 5 मिनट, थोड़ा टॉपिक हो जाएगा मेरे। हाँ, आ जाओ। फिर मेन है आपके दक्षिण पूर्वी हाड़ौती के पठार को हम क्या करते हैं? 2 भागों में बांटते हैं, विंध्यन कगार भूमि, और दूसरा आपके क्या? दक्कन लावा या दक्कन लावा। आप बताओ इसे ये नाम क्यों दिया हमने? क्यों? क्योंकि ये प्रायद्वीपीय पठार का जो दक्कन का लावा पठार है, ये उसी का हिस्सा है। उसका हिस्सा तो मेन है कौन? मालवा का पठार। और मालवा पठार का हिस्सा है कौन? जो राजस्थान में हाड़ौती का पठार है, इसीलिए इसे दक्कन लावा भूमि या फिर दक्कन पठार भी कहते हैं। निर्मित पत्थर की बात करें तो विंध्यन कगार में क्या पाए जाते हैं? आपके बलुआ पत्थर यानी स्लेटी स्टोन पाए जाते हैं। और फिर अगर ये पूछे कि विंध्यन कगार किन के बीच है? चंबल व बनास नदियों के बीच में है। हाँ, इधर वो भी बात वही लिखी हुई, देखो हाड़ौती का पठार किसका पार्ट है? मालवा पठार का पार्ट है। विंध्यन कगार भूमि और दक्कन लावा भूमि के बीच क्या पाए जाते हैं? बलुआ पत्थर। और इन दोनों के बीच, विंध्यन कगार और दक्कन लावा के बीच कौन सी नदियां हैं? चंबल और बनास। क्या हुआ, ज्यादा चले गए क्या? रहे यही है, ये समझ लो। GBT देखो, हमने जब राजस्थान के भौतिक प्रदेशों की बात की थी तो मैंने कहा था कि पेंजिया जा था, उस पेंजिया के 2 पार्ट थे, एक गोंडवाना लैंड और एक अंगारा लैंड। तो प्रायद्वीपीय जो भारत है वो किसका हिस्सा था? वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। और ये गोंडवाना लैंड वाला पार्ट ग्रेविटी फोर्स, भूमध्य रेखीय बल या फिर पलवनशीलता बल के कारण दक्षिण अमेरिका के पूर्वी भाग से टूटकर उत्तर की ओर गति करने लगा। तो बीच में आ गया कौन? टेटिस सागर। तो ये तो संचलन हो रहा था, मूवमेंट ऊपर की ओर। तब टेटिस सागर में फोल्ड पड़ने से आपके तो बना क्या? हिमालय। हिमालय से बहुत पहले बन गई थी अरावली, लेकिन फिर भी ये मूवमेंट आगे की ओर चल रहा था। तब अरावली और विंध्यन के बीच प्रेशर आने से, दबाव पड़ने से एक फाल्ट बन जाता है जिसे हम भ्रंश कहते हैं। और उस भ्रंश का इन्होंने नाम रखा है GBT, वृहद सीमांत भ्रंश के दो, महान सीमा भ्रंश के दो, या फिर ग्रेट बाउंड्री फाल्ट के दो। ये यहाँ स्थित है, ये अरावली और ये विंध्यन कगार भूमि, इनके बीच में ये जो रेड रेड दिखाई दे रहा है फाल्ट या दरार। और अगर पूछे किन पर्वत श्रेणियों के बीच में है, तो आप आंसर होगा अरावली और विंध्यन कगार के बीच। अगर पर्टिकुलर एरिया पूछे, बूंदी, सवाई माधोपुर और रणथंभौर में। और एक ध्यान रखना, चित्तौड़गढ़ के बेंगू में भी ये फाल्ट या दरार स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। और यहाँ रणथंभौर में तो है ही आपके रंगीन पहाड़ियां। अगर आपसे पूछे तो कहाँ है? रणथंभौर में। अब इंडियन ज्योग्राफी किस किसने पढ़ ली मेरे से? हाथ खड़े करो। हाँ जल्दी से, इसको नींद आ गई। आप लोगों ने भी पढ़ी है बहुत पहले, बहुत पहले। हाँ, ये GBT है, तो जल्दी से बताओ MCT कहाँ स्थित है? हाँ, ऐसे ऐसे करने से याद थोड़ी आएगा, हैं? चौक नहीं है कह रहे? चलो एक बार उसे वहां से निकाल दो, निकाल दो, हाँ निकाल दो, बंद कर दो इसको। पूरा होगा नहीं मुझे पता है, अभी अपने को वो भी तो लिखने हैं। उधर से पिन निकाल दो इसकी। ये हो गया था ना सबके?
भावेश इसको भी बंद कर दे। हिमालय की बात करते हैं तो ये कौन सा हिमालय है? ट्रांस हिमालय। ये कौन सा है? महान हिमालय। ये कौन सा है? लघु हिमालय। और ये आ गए आपके क्या? शिवालिक हिमालय। तो ट्रांस हिमालय और मध्य हिमालय के बीच कौन सा भ्रंश या दरार स्थित है? सिंधु थ्रस्ट या इंडस थ्रस्ट कह सकते हैं हम। सिंधु या इंडस थ्रस्ट या फॉल्ट। महान हिमालय और लघु हिमालय के बीच आपके कौन सी? एमसीटी, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। और लघु हिमालय और शिवालिक के बीच है एमबीटी, मेन बाउंड्री थ्रस्ट। और शिवालिक और ये आ जाता है नीचे आपके क्या? विशाल मैदान। यहां पर इन दोनों के बीच में आपके कौन? एच एफ एफ, हिमालय फ्रंट फोल्ड। ये स्पष्ट लिखा था मैंने और याद किसी को नहीं है। और ये दिनेश जिसको कह रहा भावेश भावेश, ऐसे इसको धक्का मारने से याद थोड़ी आएगा। और ये सवाल भी बहुत बार पूछे गए हैं, बता रहा हूं। ये आपको एक सीक्वेंस भी याद हो गई। उत्तर से दक्षिण हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं को सुमेलित कीजिए, या दक्षिण से उत्तर। ये अगर फॉर्मेट याद है तो अपने को एबीसीडी के हिसाब से याद रखना। यहाँ बी नहीं आ रहा, पहले कौन आ रहा है? सी आ रहा है, सी के बाद बी और फिर एफ। और इसको आपको एक याद रखना होगा, सिंधु थ्रस्ट या इंडस थ्रस्ट। और एक अभी हमने पढ़ा था कौन सा? जीबीटी, ग्रेट बाउंड्री थ्रस्ट, जो अरावली और विंध्यन कगार के बीच में है। जब हिमालय बना था ना तो प्रायद्वीपीय भारत लगातार उत्तर की ओर संतुलित हो रहा था। तब जितने भी मोड़ पड़े थे हिमालय में भावेश, परतदार चट्टानों के थे। तो जहां जहां हिमालय के ऊंचे उठे हुए भाग थे उनके नीचे दसे पात में क्या आ गई? एक फाल्ट या दरार आ गई। उन फाल्ट या दरारों के ये नाम है सिंधु या इंडस थ्रस्ट, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, एमबीटी और एच एफ एफ। आशा उषा याद आया अब कुछ, या मैंने नहीं लिखा था ज्योग्राफी में? फाइनल ईयर कौन से साल में थे आप? हाँ, लेकिन इंडियन फिजियोग्राफी तो मैंने करवाई थी शायद, है? अच्छा, आप सेकंड ईयर में थे उस टाइम समय? उस टाइम ही छोड़ दी मैंने। चलो बंद कर दो इसे, बाकी थोड़ा कर लेंगे। फैक्चुअल पार्ट है कंप्लीट, कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं वो भी लिख लेंगे। हाँ, बंद कर देते हैं, फिर आराम से समझें।